हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द सुपर 20 टेक्निकल एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज का ये हमारी 4th नंबर की वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट पे वो 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इन 20 क्वेश्चंस में अराउंड टू अराउंड जितने भी हीट ट्रीटमेंट के फंडामेंटल हैं सारे फंडामेंटल आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ट्रिपल टी डायग्राम वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो डायग्राम की वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो ये वाला लेक्चर आपको पार्शियली समझ में आएगा। इसीलिए मैंने स्पेशली ट्रिपल टी डायग्राम की वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। बस लास्ट तक आपको वेट नहीं करना है, पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देखना है, तभी आपको हीट ट्रीटमेंट पूरा समझ में आएगा। इसके अलावा आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपना व्यू शेयर करना है, आपस में डिस्कस करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्डेंड स्टील। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो मटेरियल को सॉफ्टन करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टन होगा मतलब उसकी टफनेस बढ़ेगी, उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी, उसकी हार्डनेस घटेगी, उसका वियर रेजिस्टेंस घटेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी इससे पहले वाले ट्रिपल टी डायग्राम में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा वो प्रोसेस है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस है एनलिंग। अब हम इन सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, एक सिंपल सा वीडियो है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक आदमी, जैसे ये है, देखो इसका जो रॉड ये पकड़ा हुआ है ये काफ़ी हार्ड है, इससे फोल्ड नहीं हो रहा है। और फिर क्या किया आपने, इसका हीट ट्रीटमेंट किया और इसकी जो टफनेस है वो बढ़ गई, इसकी हार्डनेस घट गई। टफनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मटेरियल है थोड़ा सा डक्टाइल हो गया कि वो इम्पैक्ट लोडिंग को बियर कर सकता है। ये जो मटेरियल होता है ना, इसकी सरफेस बियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी होती है अगर उसकी हार्डनेस अच्छी है तो। अब होता क्या है, बहुत सारे प्रोसेस से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वहाँ पे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं रहती है या मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हमको इम्प्रूव करना रहता है तो हम बेसिकली हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जैसे एलाइंग एलिमेंट करते हैं, कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस भी होते हैं। उसी में एक प्रोसेस आपका हीट ट्रीटमेंट भी है। हीट ट्रीटमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एनलिंग प्रोसेस होता क्या है। तो ये एक डायग्राम है, ऑलरेडी ट्रिपल टी में भी मैंने आपको दिखाया था। तो आपने आयरन कार्बन डायग्राम भी पढ़ा होगा, आपको वो भी आना चाहिए इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप देखिए। तो आयरन कार्बन डायग्राम प्लस ट्रिपल टी डायग्राम, अगर ये दोनों आपको प्रॉपरली आता है तो हीट ट्रीटमेंट आपको फंडामेंटली बेस लेवल से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सिंपल आपको टाइम वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम दिख रहा है। दो ही चीज़ दिखना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर रेट से उसको कूल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को इंपाउंड करना होता है। अब ये ध्यान में रखना पड़ता है आपको कि वो कौन सा मटेरियल है, उसको कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है, वो कौन सा प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। आपको पता है कि जो 723 डिग्री का टेम्परेचर होता है वहाँ के बाद ऑस्टेनाइट बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम A1 लाइन कहते हैं। ऑलरेडी ये मैंने आपको दिखाया हुआ था। अगर सिंपली मैं दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से लाइन होती है। तो ये होती है आपकी A3 लाइन, ये होती है आपकी ACM लाइन, ये होती है आपकी A1 लाइन। अगर इसको हम बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है कुछ 723 डिग्री, इसका टेम्परेचर होता है कुछ 950 के आसपास और यहाँ का टेम्परेचर होता है 1130 के आसपास। और ये टेक्टॉइड पॉइंट होता है, यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है, 0.8% कार्बन के साथ। अब ये जो पूरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसी के आसपास घूमता है। टाइप्स भी जो हीट ट्रीटमेंट में, जैसे हैंडलिंग के टाइप्स भी होते हैं, उसमें भी आपसे पूछ लेता है कि किस टेम्परेचर तक गर्म करना होता है, कहाँ पे उसको हम कूल करते हैं, कितने टाइम तक हम उसको होल्ड करते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे आपको मिलेंगे भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनता है। अब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे उसको कूल कर रहे हैं।
अगर हम सपोज ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है और ये बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको गर्म करना होगा। तो अब आपने हीट ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या किया, मटेरियल को हीट कर लिया, जो भी आपका स्पेसिमेन है, फिर उसको आप किस रेट से कूल कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपाउंड होंगी। हाँ, ये भी होता है कि जिस टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको कुछ टाइम तक उस मटेरियल को रखना होता है ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग भी हो जाए और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी हो जाए। तो देखो, अगर आप स्लो रेट से कूल करते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्लो रेट से कूल किया गया है, इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। स्लो रेट मतलब फर्नेस में कूल किया गया है इसको। तो यहाँ पे कोर्स परलाइट बनेगा। परलाइट मतलब क्या होता है, सीमेंटाइड और फेराइट का मिक्सचर होता है बेसिकली। परलाइट में ऑलरेडी मैंने सीमेंटाइड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन का इन्फ्यूजन होता है वो प्रॉपरली हो जाता है, जो कि मार्टेनसाइड में नहीं हो पाता है, इसलिए मार्टेनसाइड इलोंगेट करके हार्ड हो जाता है। जो उसकी पूरी लैटिस होती है, यूनिट लैटिस, वो इलोंगेट कर जाती है ड्यू टू द कार्बन एटम्स का इन्फ्यूजन नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो ये कोर्स परलाइट कब बनेगा, जब हमारी फर्नेस कूलिंग होगी। फर्नेस कूलिंग किस में होती है, एनलिंग में होती है। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्नेस कूलिंग मतलब एनलिंग। अब दूसरा जो होता है वो होती है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में भी एयर कूलिंग होती है, बट कौन सी एयर कूलिंग होती है, स्टिल एयर कूलिंग, मतलब वहां पे हवा का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसको कूल करने के लिए आपको एक बंद कमरा रखना पड़ेगा जहां पे एयर ब्लो नहीं हो रही है। ध्यान देना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे एयर ब्लो हो रही हो तो मार्टेनसाइड भी बन जाता है, जो कि बेसिकली नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में नहीं बनता है। मार्टेनसाइड आप ऑयल क्विंचिंग करते हो, वाटर क्विंचिंग करते हो या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में क्विंचिंग करते हो तभी बनता है। बट आगे आप देखोगे कि जब हम टेम्परिंग करते हैं तो टेम्परिंग में हम मार्टेनसाइड भी बनाते हैं एयर में ही कूल करके। कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे एयर ब्लो होती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नॉर्मलाइजिंग में जो कूलिंग होती है वो स्टिल एयर में होती है। यहाँ पे आपको बेनाइट मिलता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये आस टेम्परिंग है। इसको टेम्परिंग का एक फॉर्म होता है और हम आगे डिस्कस करेंगे। टेम्परिंग बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मार्टेनसाइड होता है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो उसका मैकेनिकल यूज बहुत ही कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो हम उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि टफनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डक्टिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए टेम्परिंग करते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था आपको, जहाँ से मार्टेनसाइड स्टार्ट होता है, इससे पहले यहाँ तक तो हम तेज क्विंचिंग करते हैं। इसके बाद अगेन इसको हम हीट करते हैं टेम्परिंग के लिए। आगे वो क्वेश्चंस आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसी का एक फॉर्म होता है आस टेम्परिंग। यहाँ पे आस्टेनाइट है, डेफिनेटली यहाँ से मार्टेनसाइड स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुछ लाइन होती है, नेगेटिव में होती है वो लाइन -100 डिग्री के आसपास, जहाँ पे मार्टेनसाइड आपका एंड हो जाता है। अब वो ऑयल क्विंचिंग है, वाटर क्विंचिंग है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। ये डायग्राम डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है TTT वाले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया एनलिंग के बारे में, वही सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो एनलिंग आपके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करती है। सम टाइम इट विल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो। डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम का डिफ्यूजन होता है। जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डक्टिलिटी को इंक्रीज करती है और हार्डनेस को रिड्यूस करती है, टफनेस को भी ये इंक्रीज करती है। इसमें जो एनलिंग होता है उसमें हम जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है इसके ऊपर इसको हीट करते हैं। अब देखो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को भी समझने के लिए ये जो डायग्राम है आपको समझना है कि ये कार्बन जो परसेंटेज होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये जो एक्टोक्टाइड है, मतलब हाइपो एक्टोक्टाइड की बात कर रहे हैं, तो ये अपर क्रिटिकलाइजेशन टेम्परेचर है, ये अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग होगा। पहले भी मैंने बताया था TTT में। और आप हाइपर की बात कर रहे हो तो ये अलग अलग परसेंटेज पे, कार्बन परसेंटेज पे अलग अलग होगा। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि एनलिंग में स्टेजेज कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी स्टेज होती है। बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज का मतलब होता है कि जब कभी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से, तो वहाँ पे चांसेज होते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होती हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मेटल का, अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उस चेंज को अपोज करते हैं। जब उस चेंज को अपोज करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगी। डेफिनेटली स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, कहीं पे फोर्स को, कोई चीज़, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंजेज हो रहे हैं और उसको कोई अपोज कर रहा है, जब कोई उसका फेवर करेगा, कोई उसका अपोज करेगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप होगी ना।
तो इसीलिए यहाँ पे एक मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, जैसे कास्टिंग में भी हो जाती है, वेल्डिंग में भी हो जाती है, जो फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं उसमें भी हो जाती है। तो उसकी आप जब एनलिंग करते हो तो पहला प्रोसेस होता है रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस कवर हो जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही, थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कुछ 400 200 के आसपास, डिपेंड करता है कार्बन परसेंटेज क्या है उसमें। तो वहीं पे जो स्ट्रेसेस होती हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं, वो रिलीव्ड हो जाती हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। जो मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं थोड़ा सा उनमें मूवमेंट आ जाती है और इंटरनल स्ट्रेसेस को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। जो सेकेंड स्टेज होती है एनलिंग की, इसे हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। दैट्स मीन कि आप क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करते हो। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनलिंग प्रोसेस है, आगे मैं बताऊंगा आपको। अगर फुल एनलिंग होगा तो आप A3 जो लाइन थी आपकी, A3 जो लाइन थी मतलब 950 जो टेम्परेचर था मैक्सिमम टेम्परेचर, ये कार्बन परसेंटेज के साथ वेरी करता है, तो वहां तक आप हीट करते हो, वहां तक मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक आप हीट करते हो, क्योंकि न्यू ग्रेन्स आपको क्या करने होते हैं, फॉर्म करने होते हैं। एक चीज मैं और आपको यहां पे बताना चाहूंगा, न्यू ग्रेन फॉर्मेशन और जो कास्टिंग होती है उसमें न्यूक्लिएशन होना, यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। वहां पे न्यूक्लिएशन भी होता है, यहाँ पे ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों चीजें हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट आपको समझना है इन दोनों चीजों को। वहां पे न्यूक्लिएशन होने के लिए आपको सैंड पार्टिकल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ग्रेन साइज क्या हो, कैसे न्यूक्लिएशन होगा, फिर उस न्यूक्लिएशन के हिसाब से किस तरीके से ग्रेन फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे न्यूक्लिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो आपका है ग्रेन ग्रोथ, और एक बार ग्रेन फॉर्मेशन हो गया तो उस ग्रेन में ग्रोथ कितना होगा ये डिपेंड करता है आपके कूलिंग रेट पे, कि आप किस कूलिंग रेट से उसको कूल कर रहे हो। सिंपल इज दैट, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो ग्रोथ करने के लिए। कोई भी चीज होगा तो उसको टाइम तो लगेगा, कोई किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर उसको ज्यादा टाइम दोगे तो ग्रेन ग्रोथ ज्यादा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि अगर हम ज्यादा टाइम देते हैं तो ग्रेन ग्रोथ ज्यादा होता है, स्लो कूलिंग करते हैं तो कोर्स बनता है, उससे फास्ट करेंगे तो फाइन परलाइट, उससे फास्ट तो बेनाइट। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे जो पार्टिकल की साइज है वो छोटी होती जाएगी। दैट्स मीन कि जो ग्रेन की साइज है, माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा और मार्टिन साइड में तो बनने का काम ही नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, एकदम से स्ट्रेस डेवलप होती है और इलोंगेट हो जाती है पूरी आपकी यूनिट, इसीलिए वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये बेसिकली हमारा होता है ग्रेन ग्रोथ वाली स्टेज। ये डिपेंड करता है आपके कूलिंग रेट पे। तो ये होती है एनलिंग की 3 स्टेज। अब जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है यहाँ पे मैंने उन सब चीज़ों को समराइज करने की कोशिश किया है ताकि चीज़ें आपको याद रहें। पहले कॉलम में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एनलिंग है और नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के केस में मैंने कहा था कि ये स्टिल एयर में कूलिंग होती है, बट यहाँ पे इन्होंने गलती से मेंशन कर दिया है। हालांकि ये जो डायग्राम है मैंने गूगल से लिया, मैं चेंज करना थोड़ा सा मुझे आलस आ गया तो मैं अलग से चेंज कर देता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारी गलतियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग है इसमें मटेरियल सॉफ्टेन होता है, लेस स्ट्रांग होता है, मोर डक्टाइल होता है, लेस इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब इंटरनल स्ट्रेसेस इसमें कम होती हैं। फास्ट कूलिंग होगा तो अगेन वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस आएंगी क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन कम होता है, क्रैकिंग के चांसेस भी कम रहते हैं, इसीलिए डिस्टॉर्शन कम होता है, इसीलिए स्ट्रेसेस भी कम होती हैं। वहीं पे अगर आप हार्डनिंग और क्विंचिंग कर रहे हो, आगे हम हार्डनिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप क्विंचिंग कर रहे हो तो एयर कूलिंग भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर एयर ब्लो कर रहे हो उसमें भी ठंडी एयर, काफ़ी कम टेम्परेचर वाली एयर ब्लो कर रहे हो तो मार्टन साइड भी बन जाता है। ऑयल क्विंचिंग कर रहे हो, वाटर क्विंचिंग कर रहे हो, इसके अलावा मैंने नाइट्रोजन के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका जो मटेरियल होता है वो हार्डर होता है, डेफिनेटली स्ट्रांग होता है, उसकी टफनेस कम होती है, उसकी वियर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, वो मोर ब्रिटल होता है। डेफिनेटली हार्ड होगा तो मोर ब्रिटल होगा। और वहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं देते हो मतलब उनके एटम्स को सेटल डाउन होने का, तो वो इलांगेट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगी। जब स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगी तो डिस्टॉर्शन होगा, या फिर आप कह सकते हो डिस्टॉर्शन होता है इसलिए स्ट्रेसेस आती हैं और इसके वजह से क्रैक्स होने के भी चांस रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रिटल मटेरियल होता है, अगर एक बार क्रैक जनरेट हो गई तो वो सीधा प्रोपेगेट करती है और कॉर्नर तक पहुँच जाती है। वैसा आपके डक्टाइल मटेरियल में नहीं होता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये तो मुझे पहले आपको बता देना चाहिए था, बट थोड़ा सा लास्ट में स्लाइड मैंने डाला है क्योंकि थोड़ा बेसिक आप समझ लेना। ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैं स्लाइड लास्ट में कर दिया था। ये बेसिकली अगर ब्रॉडली हम देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बल्क, दूसरा होता है सरफेस। बल्क का मतलब होता है कि आप जो पूरा स्पेसिमेन है
उसको हीट कर रहे हो, और सरफेस का मतलब होता है कि जो उसकी कोर की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की वो चेंज नहीं हो रही है, केवल सरफेस प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। सरफेस को ही आप टफ बना रहे हो, हार्ड बना रहे हो, डक्टाइल बना रहे हो, ब्रिटल बना रहे हो, जो भी कर रहे हो आप केवल सरफेस पे कर रहे हो। वेयर एज बल्क जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसमें पूरा मटेरियल गर्म होता है। ये टाइप्स भी हमने आगे डिस्कस करने हैं एनेलिंग को, जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मलाइजिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, हार्डनिंग क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, और टेम्परिंग क्या होती है, इसके टाइप्स भी यहाँ पे दिए हैं, मार टेम्परिंग, आस टेम्परिंग, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फुल एनेलिंग क्या होती है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फुल एनेलिंग आगे आएगा भी तो भी डिस्कस करेंगे। और रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग, ये जो स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग है इसे हम प्रोसेस एनेलिंग भी कहते हैं, स्पेरोडाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल ये वाला पोर्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। ये वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं पहले डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो एनेलिंग के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे अगर हम फुल एनेलिंग की बात करें तो फुल एनेलिंग में आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करना है। इन दोनों डायग्राम से आप समझने की कोशिश करना कि जो कार्बन परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन परसेंटेज है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये हो गया, ये हो गया अपर क्रिटिकल, ये हो गया, और ये हमारी A1 लाइन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में भी हीट करते हैं हम। अब जैसे डिफ्यूजन वाली है तो डिफ्यूजन वाली कर्व मैं आगे आपको दिखाऊंगा, डिफ्यूजन को हम बहुत ऊपर तक हीट करते हैं। पहले फुल एनेलिंग की बात करते हैं। फुल एनेलिंग बेसिकली अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करते हैं। देखो जो एनेलिंग प्रोसेस होता है उसमें बस हीटिंग कितना होगी, किस टेम्परेचर तक होगी, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं, ये आपको याद रखना है। पहले मैंने आपको दिखाया था, अगर 0.8 से यूक्टेक्टाइड पॉइंट से परसेंटेज इधर है, ये स्टील है हमारा, तो ये वाली लाइन जो होगी अपर क्रिटिकल होगी और ये लोअर क्रिटिकल होगी। अगर इस रीजन में हम हीटिंग करते हैं तो ये लोअर क्रिटिकल से नीचे है, और ये हीटिंग बेसिकली स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होती है, मतलब इंटरनल स्ट्रेस रिलीज हो जाए। अगर आपको ग्रेन फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो A1 लाइन होती है बेसिकली 723 वाली, इसको क्रॉस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सी एनेलिंग है। जैसे फुल एनेलिंग की मैंने बात किया तो ये A3 वाला टेम्परेचर आपको क्रॉस करना होगा। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर हैं अलग अलग कार्बन के परसेंटेज पे। रिक्रिस्टलाइजेशन वाली ये है, रिक्रिस्टलाइजेशन वाली, या फिर आप प्रोसेस एनेलिंग या फिर इसको स्ट्रेस रिलीव एनेलिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही हीट करना होगा। और आपको डिफ्यूज़न करना हो एनेलिंग में, डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि जो कार्बन एटम्स हैं वो डिफ्यूज़ करें अगर, तो उसके लिए आपको यहाँ तक मतलब अपर क्रिटिकल मतलब ऑस्टेनाइटिंग रीजन तक हीट करना पड़ेगा। और ये केमिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज करते हैं, इसीलिए सम टाइम कहा गया था पहले वाले में ही कि सम टाइम एनेलिंग विल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो सारी एनेलिंग नहीं करती है, डिफ्यूजन एनेलिंग उसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करती है। अब आपको एनेलिंग में यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सपोज कर लो कि हाइपोयूक्टेक्टाइड स्टील है तो उसको फुल एनेलिंग करना है, तो टेम्परेचर की जो हीटिंग होगी वो कहाँ तक होगी, A1 टेम्परेचर होगी, A3 होगी, ACM होगी। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या होगा आपका A3 होगी, क्योंकि हाइपो की बात कर रहे हैं। अगर यही हाइपर की बात करेंगे तो ACM होगी। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपने माइंड में सारी चीज़ें बिठा लो। और अगर हम डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं तो डिफ्यूज़न में जो हीटिंग होती है, इस हीटिंग के बाद यहाँ पे हम 10 to 20 आवर रखते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेता है। कार्बन एटम डिफ्यूज़ होता है फेराइट में, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जो प्रोसेस एनेलिंग होती है, प्रोसेस एनेलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें स्ट्रेस रिलीज करते हैं हम, और बिलो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे उस पर हीट करते हैं। उसी तरीके से स्पेरोडाइजिंग होता है जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था। स्पेरोडाइजिंग का यूज़ करते हैं हम सॉफ्टवेयर मटेरियल बनाने के लिए, बेसिकली मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आगे ये सारे प्रॉपर्टी मैंने मेंशन भी कर दिया है। कूलिंग मीडियम क्या होता है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। फुल एनेलिंग में डक्टिलिटी और टफनेस इंक्रीज होती है हमारी। स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए प्रोसेस एनेलिंग करते हैं, और जो स्पेरोडाइजिंग होता है मशीनेबिलिटी के लिए करते हैं। सबसे सॉफ्टन बनता है यहाँ पे, तो सबसे सॉफ्टन होता है मशीनेबिलिटी, मतलब उसकी मशीनिंग ईजी हो जाती है। डिफ्यूजन एनेलिंग जैसे मैंने आपको कहा, कार्बन एटम यहाँ पे डिफ्यूज होता है, इसीलिए इसमें टाइम भी लगता है। तो ये बेसिकली हम जो केमिकल मटेरियल होता है उसको हेमनाइज करने के लिए करते हैं, तो इससे केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी इफेक्ट होती है। तो ये पूरा डिटेल था आपके एनेलिंग के बारे में। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया पहला क्वेश्चन हमारा।
जो सेकेंड क्वेश्चन है, इन द आस्ट टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट आस्टेनाइट चेंज इनटू। देखिए आस्टेनाइट डेफिनेटली अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम गर्म करते हैं तो वो फुल आस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और आस्टेनाइट डिपेंड करता है कि वो किस में कन्वर्ट करेगा, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कूलिंग रेट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आस्ट टेम्परिंग प्रोसेस है, हम डिस्कस करेंगे कि आस्ट टेम्परिंग क्या होता है। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आस्ट टेम्परिंग है वो बेनाइट में चेंज होता है, क्यों होता है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको टेम्परिंग के बारे में बताया था, यहाँ पे टेम्परिंग के टाइप्स सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है और उसको करने का रीजन क्या होता है। तो उसके करने का रीजन होते हैं ये भाई साहब मार्टेनसाइड, इसीलिए टेम्परिंग की इजाद हुई, टेम्परिंग के बारे में सोचा गया। क्यों सोचा गया? क्योंकि जो मार्टेनसाइड होता है, जब हम क्विंच करते हैं ऑस्टेनाइट को, जब आप क्विंचिंग प्रोसेस में डालते हो, चाहे वाटर में, ऑयल में, या फिर किसी और टेम्परेचर में जो बहुत लोअर, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर लें, तो क्विंचिंग के बाद जो मार्टेनसाइड बनता है वो काफ़ी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। इस हार्ड और ब्रिटल होने के साथ साथ उसकी टफनेस कम हो जाती है। आप सभी को पता भी होगा कि अगर कोई मटेरियल काफ़ी हार्ड है तो उसकी टफनेस कम होगी, क्योंकि वो इम्पैक्ट लोडिंग को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और टफनेस मटेरियल की वो एबिलिटी को बताता है कि वो फेल होने से पहले कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि ये हार्ड है, जैसे ही लोडिंग आया ये क्या हो गया, क्रैक हो गया, और क्रैक प्रोपगेशन इसमें बहुत तेज होता है, पूरा मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। इस वजह से इसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है इंजीनियरिंग में। अब ऐसा मटेरियल जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी भी है, जैसे इसके पास हार्डनेस है, काफ़ी हार्ड है ये, और इसका जो वियर रेजिस्टेंस है सरफेस की वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे स्क्रैच नहीं कर सकते आप, तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी भी है, फिर भी इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। तो इसके एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग इज द सेकेंडरी हीटिंग प्रोसेस। सेकेंडरी जो हीटिंग प्रोसेस होती है उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। और टेम्परिंग करने के वजह से हमको जो जितना भी ज़रूरत होती है टफनेस की और डक्टिलिटी की, वो हम अचीव कर लेते हैं विथ द मार्जिनल सेक्रीफाई ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस में बहुत ही मार्जिनल सेक्रीफाई होता है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किया था, आगे वो क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर एनिलिंग दिया था, बट वहाँ पे क्या था, वो टेम्परिंग था। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे टेम्परिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मार्टेनसाइड के प्रॉपर्टी को, टफनेस के, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि जो टेम्परिंग होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर मेंशन है, इसके आसपास की टेम्परिंग होती है 2000 से लेके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बट ये कहीं कहीं पे 5 और 6 भी दिया गया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उतना चेंजेज चलते हैं, कहीं कहीं सारे बुक में दिया गया रहता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पर्ड स्टील होता है उसे हम टेम्पर्ड मार्टेनसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और डेफिनेटली चूंकि इतना कम टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कम टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रेसेस होती हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस, वो रिलीज हो जाती हैं, और डेफिनेटली ये डक्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। चूंकि कम टेम्परेचर पे हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं या टेम्परिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस भी रिलीव होती हैं। अब ये डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम से हम डिटेल में समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परिंग को। तो टेम्परिंग देख लो, ये हमारी नोज होती है जहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट का स्टार्ट होता है, और ये हमारी एंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये देखो, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये आए नहीं, इधर कहीं होते तो कोर्स पर लाइट, फाइन, बेनाइट इस तरीके से बनता है, सबको आपको पता है। यहाँ पे इस लाइन पे मार्टेनसाइड स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे मार्टेनसाइड खत्म हो जाती है। तो आप देखो हम क्या किए, क्विंच किए, किसी मटेरियल को क्विंच कर रहे हैं, और फाइनली हमको मार्टेनसाइड मिल गया, मतलब मार्टेनसाइड बन गया हमारे पास, एक हार्डन स्टील है। अगेन हम उसको क्या करते हैं कि कुछ टाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर उसकी हीटिंग स्टार्ट करते हैं, वही 200 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, जितना रिक्वायर्ड है, जिस तरीके की हम प्रॉपर्टी उसमें इंपाउंड करना चाहते हैं। फिर उस टेम्परेचर तक कुछ देर तक रखते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर हो जाए, और फिर से उसको कूल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं टेम्परिंग, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग। अब इसके वजह से वहाँ पे थोड़ी सी डक्टिलिटी इंपाउंड हो जाती है, टफनेस बढ़ जाती है उसकी, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये बेसिकली होता है टेम्पर्ड स्टील। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आस्ट टेम्परिंग के बारे में, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आस्ट टेम्परिंग है। आस्ट टेम्परिंग में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये देखिए हमने किसी भी मटेरियल का क्विंचिंग करना स्टार्ट किया, नोज को ये टच नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा ऑस्टेनाइट का। ऑस्टेनाइट यहाँ पे सीधा कन्वर्ट होता है मार्टनसाइट में, या तो मार्टनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ऑस्टेनाइट फेज में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम फास्ट कूलिंग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि आपको कितना परसेंट मार्टनसाइट चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कूलिंग करते हो, कि कितना आपके ऑस्टेनाइट मार्टनसाइट में कन्वर्ट हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो आपकी हार्डनेस कंप्रोमाइज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि कभी कभी तो क्या होता है, हम लिक्विड नाइट्रोजन में भी डुबा देते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -200 डिग्री के आसपास होता है, जहाँ पे आप रबर भी डाल दो ना तो 2 सेकेंड नहीं लगेगा, वो ब्रिटल बन जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, इतना कूल टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे आप देखो मार्टनसाइट हमने स्टार्ट ही नहीं किया, यहाँ पे मार्टनसाइट से पहले ही हमने क्या किया, इसको आइसोथर्मल टेम्परेचर पे कुछ टाइम तक रखा। यहाँ पे ये बेसिकली जो रीजन होता है अराउंड ये वाले रीजन, ये वाले अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट का रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, बेनाइट मिल गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि जो कौन सा आस टेम्परिंग, कौन सा प्रोसेस है जिसमें बेनाइट मिलता है, तो वो आस टेम्परिंग प्रोसेस है जिसमें आपको बेनाइट मिलता है। आगे हम इसके और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, आगे मैंने वो मेंशन भी किया है, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एक दूसरा प्रोसेस है मार टेम्परिंग, ये भी आपको ध्यान देना है। मार टेम्परिंग में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिक्विड क्विंचिंग कर रहे हैं, ये लिक्विड क्विंचिंग हमारा। अगेन ये जो स्टार्ट होने से पहले ये जो पॉइंट है, अब हम लिक्विड मतलब वाटर कूलिंग से निकाल के इसको ऑयल कूलिंग कर दिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। ये अराउंड आइसोथर्मल की तरह ही है, आइसोथर्मल ही मेंशन रहेगा। आगे आप देखोगे थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो पूरा जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसका एक टेम्परेचर अचीव हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाए। इसके बाद इसको हम एयर में क्विंच करते हैं। ये देखो, ये जो क्विंचिंग हुई है ये एयर क्विंचिंग कहलाती है। मैंने पहले भी कहा था कि हम आगे एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें एयर क्विंचिंग से मार्टनसाइट बनता है। मार्टनसाइट बनता है, अगेन इसकी हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग मतलब टेम्परेचर अंदर 200-400 तक गर्म करते हैं, बट मोस्ट पावरली जो कमर्शियल पर्पज के लिए जो भी प्रोसेस यूज करते हैं हम, उसमें बेसिकली 200 तक ही हम इसकी टेम्परिंग करते हैं। तो ये 200 से लेके 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड जितना भी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इसको हम गर्म करते हैं। अगेन इसकी कूलिंग करते हैं और हमें मार्टनसाइट मिलता है, तो उसमें थोड़ी टफनेस इंपाउंड हो जाती है, डक्टिलिटी इंपाउंड हो जाती है। तो ये हमारे टाइप्स हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको आस टेम्परिंग के बारे में बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे बेनाइट बनता है, कुछ टाइम के लिए हम आइसोथर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, मैंने वो लाइन आपको दिखाया था। चूँकि यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज हो जाती है तो क्रैक के चांसेज नहीं होते हैं, और इसमें जो प्रॉपर्टी इंपाउंड होती है वो बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी हायर डक्टिलिटी होती है, इसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर कहीं पे डक्टिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका टफनेस है वो बढ़ जाएगी। कहीं पे भी डक्टिलिटी को आप इंपाउंड करते हो तो टफनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कहीं पे आप हार्डनेस को इंपाउंड करते हो तो टफनेस ऑटोमेटिकली घट जाएगी। उसी तरीके से हमने मार टेम्परिंग के बारे में बात किया। ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है कि इस टेम्परेचर पे हम कब पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पहले तो क्विंच करते हैं इसको, फिर उसके हम ऑयल बाथ में रख देते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जब पूरा सेक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे हो जाता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर बाथ से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हम इसको एयर कूलिंग करते हैं, तेज़ से करते हैं ताकि मार्टनसाइट बन जाए। अगेन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी मेंशन किया गया है, यहाँ पे स्ट्रेस जो रिलीव हो जाती है और आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं वो अच्छी हो जाती हैं जो रेगुलर क्वेंचिंग प्रोसेस है उसके कंपैरिजन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हार्डनेस अचीव थ्रू वेरियस कूलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस चाहिए ना, तो कितना कोई सा भी प्रोसेस लगा लो आप हीट ट्रीटमेंट का, वो उस हार्डनेस को अचीव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हार्डनेस हम अचीव करते हैं, अच्छी हार्डनेस अचीव कर लेते हैं, जिसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो पाए, वो बेसिकली हाई कार्बन स्टील ही होता है। अगर कहीं पे लो कार्बन स्टील है तो लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील, तो वहाँ पे दूसरे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो आगे आएंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ का क्वेश्चन, ये जो इसका जो आंसर है आप सभी को पता होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप सभी को पता है। सबसे अच्छा किस में होगा भाई, वाटर क्विंचिंग में होगा, क्योंकि क्विंचिंग फास्ट होगी, फास्ट कूलिंग रेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छी क्विंचिंग के लिए आपको कूलिंग रेट कितना चाहिए, 400 से 500 डिग्री पर सेकेंड अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो क्विंचिंग
अच्छी कहलाएगी, वहाँ पे ऑस्टेनाइट कंप्लीटली मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ऑयल क्विंचिंग, फिर एयर क्विंचिंग, फिर फर्नेस वाले तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आर यूज इन द स्टील। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज हम क्यों करते हैं, यहाँ पे मेंशन है आपके जीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ऑस्टेनाइट टू फाइन ग्रेन ऑफ परलाइट। नॉर्मलाइजिंग कहाँ पे करते हो भाई, स्टील एयर में करते हो। अगर फर्नेस में करते तो आपको कोर्स परलाइट मिलता, थोड़ी सी आप एयर में करते हो तो उससे फाइन परलाइट आपको मिलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी और इम्प्रूव होती है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एनलिंग होती है, एनलिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पे जो थोड़े ग्रेन होते हैं वो एनलिंग से थोड़े फाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग थोड़ी फास्ट होती है। नॉर्मलाइजिंग में ये भी आपको याद रखना है कि कितना, बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे 30 to 50 डिग्री, बहुत सारे बुक में ये 50 डिग्री मेंशन होगा, बट 30 to 50 डिग्री हम क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं। हमें क्या मिल जाता है, प्योर ऑस्टेनाइट मिल जाता है। वहाँ से कूलिंग रेट डिसाइड करता है कि जो ग्रेन का ग्रोथ होगा वो कितना होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है कि हाइपरइप्टेक्टाइड होगा तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर A3 होगा, हाइपर होगा तो ACM होगा, इससे ऊपर आपको गर्म करना है, कुछ देर तक हमको वहाँ पे रखना है। तो ये टाइमिंग भी आप याद रखना, कभी कभी पूछता है। इसके आसपास 10 to 20 मिनट्स हम वहाँ पे रखते हैं, फिर इसके बाद स्टील एयर में इसको हम ठंडा करते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंपाउंड करने के लिए, कास्टिंग में, फॉर्जिंग में। जैसे कास्टिंग प्रोडक्ट होता है ना, तो यहाँ पे भी कूलिंग रेट के वजह से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है कास्टिंग प्रोडक्ट में, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, कास्टिंग में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और जो सरफेस होता है वो तेज़ी से कूल होता है। इनसाइड क्या होता है, कूलिंग स्लो होती है, तो इनसाइड हमारा मटेरियल एज कंपेरिजन टू सरफेस डक्टाइल होता है। सेम प्रॉब्लम आप जब नॉर्मलाइजिंग करते हो तो भी हो सकता है, अगर मटेरियल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भी जो सरफेस होगा उसका जो हार्डनेस होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कोर। तो कोर में आपका जो मटेरियल होगा वो डक्टाइल होगा, सब जो सरफेस होगा वो काफ़ी हार्ड होगा। अगर बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है तो, थिक मटेरियल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी वो काफ़ी यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा फैक्टर है। जैसे कि मैं पहले ही आपको कहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हीट ट्रीटमेंट को आंसर कर देंगे, बट आपको ध्यान देना है कि अगर कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लो कार्बन है, तो आप उसको नाइट्रोजन में भी डाल दो, आपको हार्डनेस नहीं मिलेगी। तो हाई कार्बन स्टील को ही बेसिकली हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसमें इंपाउंड कर पाते हैं। अगर आपको दूसरे मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपाउंड करनी है उसमें, तो आपको एलाइंग एलिमेंट का, मतलब एलाइंग एलिमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, हार्डनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको एलाइंग एलिमेंट मिलाने पड़ते हैं उसमें। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। एलाइंग एलिमेंट के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि कौन से एलिमेंट से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। एलाइंग एलिमेंट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग, यही वाला क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, ध्यान देना इस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग मार्टेनसाइट स्टील टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द हार्डनेस। सिंपल, यही डिफिनीशन मेंशन थी आपके टेम्परिंग वाले प्रोसेस में। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका टेम्परिंग। बहुत सारे लोग इसको नॉर्मलाइजिंग आंसर किए थे, नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा, टेम्परिंग होगा। क्योंकि टेम्परिंग में आपने देखा ऑस्टेनाइट बनने वाला होता है, उससे पहले हम रीहीटिंग करने लगते हैं। कई बार हम क्या करते हैं टेम्परिंग में, अगर बेसिकली कहें तो ऑस्टेनाइट से टेम्परिंग करते हैं, और आस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग में हम मार्टेनसाइट बनने से पहले ही टेम्परिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा टेम्परिंग होगा। टेम्परिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग इज अचीव्ड बाय द हीटिंग हार्डनेस स्टील एट द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ, किस रेंज पे हीट किया जाता है आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्या टेम्परेचर होता है। बेसिकली दैट इज 250 to 650 लिखा है, वहाँ पे मैंने आपको 200 to 400 बताया था, बट मैंने बताया था आपको रेंज वेरी करती रहती है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये गलत भी नहीं है। जो 723 है, अगर उससे नीचे का टेम्परेचर है तो आप
ट्रिक कर सकते हो, आप टिक कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा। यहाँ पे डिटेल मेंशन है ऑलरेडी, जो भी डिटेल मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड। यहाँ पे ये भी मेंशन है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मैक्सिमम मटेरियल हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं वहाँ पे हम बेसिकली 200 का जो टेम्परेचर होता है उसी पे उसकी टेम्परिंग करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज द टेम्परिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परिंग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? टेम्परिंग टेम्परेचर बढ़ाने से टफनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि डक्टिलिटी बढ़ने के चांसेज हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका आर्सेनाइड बनेगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, तो वो कूलिंग रेट पे किस रीजन में चला जाएगा? वो चला जाएगा आपके बेनाइट वाले रीजन में, या फिर अपर बेनाइट या फिर फाइन परलाइट के रीजन में चला जाएगा। तो आपकी टफनेस बढ़ जाएगी अगर आप टेम्परिंग का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल वन यूज टू द हार्डन स्टील टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस। उसमें कौन सा प्रोसेस है जो ब्रिटलनेस को आप रिड्यूस करते हो? तो हार्डन स्टील मतलब ये हार्डन जहाँ पे भी वर्ड यूज है ना, तो बेसिकली ये मार्टेनसाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस थोड़ा सा सेक्रीफाई हो जाए और उसकी टफनेस बढ़ जाए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज मैच द फॉलोइंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली जो टेम्परिंग प्रोसेस होता है, टेम्परिंग क्या करते हो आप? बोथ हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर रिड्यूस। हार्डनेस और ब्रिटलनेस हमारे मटेरियल का क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो जो पहला का होगा वो हमारा 4 होगा। दूसरा आस टेम्परिंग मतलब होता है आस्टेनाइट कन्वर्ट इनटू बेनाइट। बहुत ही सिंपल, मैंने बताया था, आपको दिखाया भी था कि आस्टेनाइट बेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आइसोथर्मल पे हम कूद दे रखते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, बेनाइट रीजन में चला जाता है वो। नेक्स्ट जो है मार्टेनसाइट का मतलब होता है आस्टेनाइट कन्वर्ट इनटू द मार्टेनसाइट। इसमें तो मार्टेनसाइट में ही कन्वर्ट होता है ना भाई, मार टेम्परिंग का भी मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से होता है। पहले हम लिक्विड कूलिंग करते हैं, फिर ऑयल कूलिंग करते हैं, फिर एयर में तेजी से कूलिंग कर देते हैं ताकि मार्टेनसाइट बन जाए। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आप देख सकते हो। ये गेट का क्वेश्चन है, 2004 गेट में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन बिना कुछ चेंज किए हुए आपके जीपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है गेट का वो आपको करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भूल जाता हूं बताना, बट आप देखते रहना। मैच द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ग्रुप 1 देयर एसोसिएट इफेक्ट प्रॉपर्टी, ग्रुप बी, ये भी आपको करना है। तो पहला जो है आपका दैट इज टेम्परिंग क्या होगा? अगेन आप सभी को पता होगा, टेम्परिंग मतलब होता है इंट्रोड्यूस द टफनेस को बढ़ाना। टेम्परिंग क्यों करते हैं हम? डक्टिलिटी बढ़ जाए, टफनेस बढ़ जाए, हार्डनेस कम हो जाए। नेक्स्ट जो है आपका क्विंचिंग क्यों करते हो आप? क्विंचिंग इज डन टू इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी, मतलब हार्ड मटेरियल को करना होता है तो आप क्या कर देते हो? क्विंच कर देते हो। एनलिंग क्यों करते हैं हम भाई? एनलिंग क्या होता है? मटेरियल को सॉफ्टन करता है, क्योंकि जो हमारी फर्नेस होती है उसी में कूलिंग होता है, तो कोर्स परलाइट बनता है जो कि सॉफ्ट होता है। नॉर्मलाइजिंग की हम बात करें तो इसमें ग्रेन रिफाइनमेंट हो जाता है, नहीं, थोड़ा सा फास्ट कूलिंग होती है स्टील एयर में, तो जो हमारे ग्रेन साइज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और फाइन परलाइट बनता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील द स्पेसिफिन इज हीटेड। देखो अगेन ये क्वेश्चन गेट 2012 में पूछा गया है, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 2019 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हो भाई? आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री ऊपर हीट करते हो, और जो एयर है मतलब स्टील एयर है बंद कमरे में आप उसको ठंडा करते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन द स्टील एयर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील द हार्डनेस ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सॉफ्ट, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता होगा। पहला है स्पेरोडाइज मतलब एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है, सबसे सॉफ्ट होता है। इसमें बेसिकली जो स्पेरिकल शेप होता है सीमेंटाइट का वो होता है, अल्फा फेराइट होता है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है और काफ़ी सॉफ्ट स्टील होता है। तो यहाँ पे जो हार्डनेबिलिटी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि हार्डनेस किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम हार्डनेस मतलब इस टाइप की साइन, फिर कोर्स परलाइट की, फिर फाइन परलाइट की। जैसे जैसे स्ट्रक्चर छोटा होता जाता है कूलिंग रेट बढ़ती जाती है और आपकी हार्डनेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा हार्ड होता है मार्टेनसाइट।
और हार्डनेस को मेजर करने का तरीका होता है रॉकवेल, मुझे पता है मोस के लैब में आप सभी ने इसको परफॉर्म भी किया होगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो स्पेसिमेन को हम रखते हैं, उसके ऊपर लोड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कितना डिप हुआ है वो। तो बेसिकली ये तरीका होता है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है कि कौन से मटेरियल के हार्डनेस की रीडिंग क्या क्या आती है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपसे सीक्वेंस ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ स्पेरोडाइजिंग ट्रीटमेंट इज टू इम्प्रूव। स्पेरोडाइजिंग कहाँ पे होती है भाई? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर पे हीट करते हैं, कुछ टाइम वहाँ पे रखते हैं, जिससे क्या होता है वो मटेरियल सॉफ्टन हो जाता है। जब मटेरियल सॉफ्टन हो गया तो डेफिनेटली उसकी मशीनेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज डी, मशीनेबिलिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील इज इम्प्रूव्ड। ये भी गेट एग्जाम में पूछा गया है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्फेरॉइडल शेप होता है और बेसिकली जो हमारा फेराइट होता है वो होता है, और ज़्यादा टाइम तक रखने के वजह से जो हमारी परलाइट की लेयर होती है ये ब्रेक हो जाती है और ये स्फेरिकल शेप की सीमेंटाइड बना लेती है, मतलब स्फेरोडाइज हो जाती है जिसे हम कहते हैं। इसके वजह से जो डक्टिलिटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है और इसको मतलब फिर से किसी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मशीनेबिलिटी इंक्रीज होती है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, आप इतना इसके बारे में याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? तो ऑलरेडी टेम्परिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या होता है टेम्परिंग? आपने पढ़ा है। नाइट्राइडिंग भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे नाइट्राइडिंग के बारे में, कार्बोराइजिंग के बारे में, साइनाइडिंग के बारे में। क्विंचिंग भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। जो हॉनिंग होती है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, एक तरह का जो सरफेस फिनिशिंग भी आप कह सकते हो, या फिर कहीं पे जो डायमेंशन की एक्यूरेसी होती है अगर उसको बढ़ाना होता है तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस। कहीं पे भी डायमेंशन को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना है, ऑलरेडी डायमेंशन किसी मशीनिंग प्रोसेस से बनाई गई है तो वहाँ पे आप हॉनिंग कर देते हो ताकि वो प्रिसाइज सरफेस बन जाए। एक कभी कभी इसको सरफेस फिनिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पिक द ऑड स्टेटमेंट आउट विथ रिगार्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो नहीं बताना है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको वो बताना है। ऑड स्टेटमेंट चूज करना है। टू इनहेंस द हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, बिल्कुल करते हैं हम हीट ट्रीटमेंट। रीशॉर्टन ऑफ स्टील, बिल्कुल करते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट द इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस, बिल्कुल इसके लिए हीट ट्रीटमेंट होता है। टू डिक्रीज और इंक्रीज द ग्रेन साइज, बिल्कुल इसके लिए भी होता है। डीस्टेबलाइज द स्टील, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अपने डायमेंशन को चेंज करते रहे, इसलिए हम उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाने की, लिक्विड से मतलब लिक्विड में तो नहीं जाते हैं, लिक्विड से नीचे और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास या उससे ऊपर। तो ये काम हम डायमेंशन चेंज करने के लिए नहीं करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ई करेक्ट होगा, बिल्कुल गलत बात है ये। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैंने मेंशन कर दिया है कि हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आगे हमने डिस्कस भी किया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके हीट ट्रीटमेंट का। एक बार पीडीएफ शेयर करूंगा, डिटेल में आप पढ़ लेना, या आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करना है। ईएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, द क्विंचिंग ऑफ स्टील रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वियर रेजिस्टेंस। डेफिनेटली हार्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस भी बढ़ती है, वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, बाय द प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग, हार्ड वियरिंग रेजिस्टेंस सरफेस प्रोड्यूस ऑन माइल्ड स्टील, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ द लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में ही हम इसको करते हैं, जहां पे हमारा हीट ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता है वहां पे हम क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सरफेस के हार्डनेस बढ़ाने के लिए बेसिकली ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही कह रहे हैं ये। When the metal is mixed with the small amount of non-metallic element, in which manner that the inviting atom occupy the essential position in the metal lattice, इसे हम एलॉय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, एलॉय यही होता है। और यहाँ पे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटल को मेटल से मिला दो, मेटल को नॉन मेटल से मिला दो, तो बेसिकली क्या बनता है, एलॉय बनता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो इन्होंने मेंशन किए हैं वो सारे सही हैं। आपसे पूछा क्या है, What of the above statement are correct? कौन सा इसमें सही है? तो हमने देखा कि वो सारे स्टेटमेंट्स सही हैं, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा।
और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर आपको सरफेस हार्ड चाहिए तो आप हार्डनिंग कर देते हो, और इसका फ़ायदा भी होता है कि जो आपका कोर होता है ना वो सॉफ्ट होता है, तो कोर में जो मटेरियल है उसकी टफनेस काफ़ी अच्छी होती है, मतलब इम्पैक्ट लोडिंग को वियर कर सकता है, और अपर सरफेस उसका हार्ड होता है, वियर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, स्क्रैचेज नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें हैं, और ये कब करते हैं हम? लोअर कार्बन स्टील में करते हैं, जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या करता है? रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टील इज बेस्ट कैंडिडेट फॉर हीट ट्रीटमेंट। पहले से मैं आपको कहता आ रहा हूं कि जो हाई कार्बन स्टील होता है उसी का हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बाकी लो कार्बन स्टील में हमने देख ही लिया कि हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बाई व्हाट प्रोसेस मैक्सिमम हार्डनेस इज ऑब्टेन फॉर द स्टील। इसमें से किस प्रोसेस से सबसे ज़्यादा हार्डनेस मिलती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नाइट्राइडिंग। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यही तीनों चीज़ें बची थी। एनेलिंग हमने डिस्कस कर लिया है, साइनाइडिंग क्या होता है, कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग, ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये किस में था? सरफेस ट्रीटमेंट में था। एक बल्क हीट ट्रीटमेंट था, एक सरफेस हीट ट्रीटमेंट है। तो सरफेस हीट ट्रीटमेंट के ये प्रोसेस हैं तीनों, तो हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं नाइट्राइडिंग की। तो नाइट्राइडिंग जैसा इसका नाम है, नाइट्रोजन हम क्या करते हैं? सरफेस पे नाइट्रोजन को इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर सरफेस पे आप नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर दोगे तो उससे होगा क्या कि जो भी हमारा स्टील है ना उसमें जो एलाइंग एलिमेंट है, एलाइंग एलिमेंट जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे एल्युमिनियम अवेलेबल है, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, इस टाइप के जो वहाँ पे एलाइंग एलिमेंट है ना, मतलब नाइट्रोजन से रिएक्ट करके हार्ड नाइट्राइड बना लेते हैं, जिससे उसका जो सरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना क्विंचिंग प्रोसेस के, जैसे कि हम मार्टेनसाइड बिना अचीव किए ही नाइट्राइडिंग करके सरफेस को हार्ड कर सकते हैं। नाइट्राइडिंग का टेम्परेचर रेंज कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर रेंज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब होता क्या है, जो क्विंच या फिर टेम्पर्ड स्टील होता है, अगर आप चाहते हो कि वहाँ से जितना आपको हार्डनेस चाहिए थी वो नहीं मिली है तो इसको आप क्या करते हो? एक सील्ड कंटेनर में रख देते हो। सील्ड कंटेनर में रखने के बाद वहाँ पे आप अमोनिया भर देते हो, मतलब अमोनिया भर के उसको आप सील्ड कर देते हो। अमोनिया में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। फिर आप उसको नाइट्राइडिंग टेम्परेचर तक हीट करना स्टार्ट करते हो। तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो भी एलाइंग एलिमेंट्स होते हैं इनका नाइट्राइड बन जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेते हैं, सरफेस हार्ड हो जाता है। कितने पीरियड के लिए रखना पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये वेरी करता रहता है, 8 to 40 आवर तक रखना रहता है। ये डिपेंड करता है कि जो सरफेस हार्डनेस है उसकी डेप्थ आपको क्या चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो डेप्थ ज़्यादा होगी, अगर कम टाइम तक रखोगे तो डेप्थ कम होगी। जो कोर सरफेस होगा वो तो सॉफ्ट ही रहेगा, बट जो अपर सरफेस होगा आपको कितने डेप्थ तक हार्डनेस चाहिए ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक के लिए नाइट्राइडिंग कर रहे हो। क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 500 से 600 के बीच में होता है, तो यहाँ भी डिस्टॉर्शन या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये फायदा होता है, यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन नहीं होता है। वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सरफेस हार्ड हो जाएगा, डेफिनेटली वियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फटीग लाइफ यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और नो फिनिश मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि भाई ये मॉलिकुलर लेवल की बात है, सरफेस फिनिश ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ मटेरियल इकट्ठा हो गया, कहीं पे डेप्थ हो गई, इस टाइप की चीज़ें नहीं रहेंगी, वो स्मूथ ही रहेगा। तो आपको फर्दर मशीनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आप कास्टिंग में करते हो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है कि क्या क्या होता है, तो हार्ड हो जाता है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें भी हैं। कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी ये भी बढ़ जाती है, फटीग बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, डायमेंशन काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाते हो, डायमेंशन वेरिएशन कम रहता है, क्रैक प्रोपगेशन नहीं होता है, और चूँकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं इसको करने में। अब बात करते हैं हम कार्बोराइजिंग के बारे में। तो जैसे नाइट्राइडिंग करते हो ना वैसे ही कार्बोराइजिंग का भी प्रोसेस होता है, ये सिमिलर होते हैं। इसमें भी लो कार्बन स्टील में हम बेसिकली करते हैं, और सेम प्रोसेसेस होते हैं। वहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ करते थे, यहाँ पे कार्बोराइजिंग नाम है तो कार्बन के साथ करते हैं। अब कार्बन के लिए हमने क्या लिया? चारकोल। भाई चारकोल मतलब वो कोयला जिसे आप कहते हो सिंपल भाषा में, वो कार्बन रिच होता है, तो
तो कोयले के साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन होता है एक सील्ड कंटेनर में रख देते हैं, उसके बाद उसको फर्नेस में रख देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये होता है आपका 800 से 950 डिग्री तक, और वहाँ पे हम इसको 4 आवर से लेके 20 आवर तक रखते हैं। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो एक चीज़ और हम यहाँ पे करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एयर है ना उसको कम रखते हैं। कम रखने की वजह से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, कार्बन को ऑक्सीजन से प्यार हो जाएगा, बट ये प्यार बहुत देर तक टिकेगा नहीं। अगेन जैसे ही कार्बन आयरन मतलब आपके स्पेसिमेन के टच में आएगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और अगेन आपके जो स्पेसिमेन हैं उनके साथ इनको प्यार हो जाएगा, बट ये ऑक्सीजन इसकी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये क्या करेंगे, दूसरे कार्बन से रिएक्ट कर लेंगे, फिर वो कार्बन इनका पीछा छोड़ के जैसे ये स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आएगा, ये कार्बन उस स्पेसिमेन के पास चला जाएगा और फिर से इनका प्यार ब्रेक हो जाएगा, बट ऑक्सीजन फिर से क्या करेगी, फिर से दूसरे कार्बन से रिएक्ट करेगी। तो इस तरीके से इनका अफेयर चलता रहेगा और चलते चलते आपका जो लो कार्बन स्टील है वो मीडियम कार्बन स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। मीडियम कार्बन स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, मतलब सरफेस की हार्डनेस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना है भाई कि आप कार्बन का जो डिफ्यूजन है वो कहाँ तक चाहते हो। जैसे कार्बन का डिफ्यूजन तो अपर मतलब ऊपर ही होगा, स्किन पे भी होगा, मतलब ये प्यार इनका इसीलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि दिल से कलेक्शन है ही नहीं, केवल और केवल सरफेस कनेक्शन है, ठीक है, आउटर अट्रैक्शन है। तो आउटर अट्रैक्शन का मतलब केवल सरफेस ही हार्ड होंगे इनके। अब सरफेस कितना हार्ड होगा, कितना डेप्थ होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ डिपेंड करता है कि कितना देर तक आप रखते हो। एक चीज़ और कि जो स्टार्टिंग में कार्बोराइजिंग का रेट होगा वो तेज होगा डेफिनेटली, क्योंकि कार्बन एटम्स ज़्यादा तेज़ी से अब्जॉर्ब किए जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होंगे, धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते रहेंगे। अब उनका इंटरेस्ट भी घटता जाता है। प्यार में धोखा से क्या होता है, इंटरेस्ट घट जाता है। तो इस तरीके से जो कार्बन है ना उसका आयरन के प्रति इंटरेस्ट घटता जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्लाइटली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर हम एवरेज बात करें तो यहाँ पे 1 mm to 2 mm तक थी, मतलब डेप्थ तक वो जाते हैं। और चूंकि एक सील्ड मीडियम एक सील्ड कंटेनर में होता है, इसलिए इसे हम पैक कार्बोराइजिंग भी कहते हैं, मतलब पैक करके किया गया। एक और तरीका होता है कार्बोराइजिंग करने का। अब देखो यहाँ पे चारकोल है, रिएक्शन रेट आप हीटिंग करके कंट्रोल कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना टेम्परेचर पे कितना तेजी से रिएक्शन हो रहा है, कितना डिफ्यूजन हो रहा है, ये सब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक दूसरा तरीका निकाला गया जो थोड़ा सा आदमी के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे कहा गया भैया कि जो कार्बन रिच है ना उसके जगह पे चारकोल ना लेके गैस ले लो, गैस जैसे प्रोपेन ले लो, मेथेन ले लो चारकोल की जगह पे, और इससे आप क्या करो, कार्बोराइजिंग करो, जिससे कि आप थोड़े से उसके जो डेप्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कितना कार्बन आपको डिफ्यूज करना है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कितना सरफेस चाहिए आपको उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें थोड़ी कंट्रोल होती है। ये भी एक तरह का कार्बोराइजिंग प्रोसेस ही है, बट थोड़े से कंट्रोल्ड मैनर में हम यहाँ पे इसको करते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे हार्डनेस अचीव नहीं हो पाई है, तो ये जो कार्बोराइज्ड स्टील है ना इसका आप सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कर सकते हो, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम टेम्परिंग कहते हैं। तो टेम्परिंग भी आप इसका करते हो, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, हार्ड होते हैं, वियर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फटीग स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रेजिस्टेंस अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है, याद रखना। पहले जैसे मैच कर रहा है ये भी, बस इन्वेस्टमेंट है थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, पहले वाले में थोड़ा मीडियम था। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज साइनाइडिंग। साइनाइड को लिक्विड कार्बोनाइट्राइडिंग भी कहते हैं। तो जैसे नाइट्राइडिंग या कार्बोराइजिंग में हमने किया था, सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मोल्टेन बाथ में हम स्टील को हीट करते हैं, अगेन सेम प्रोसेसेस रिपीट होती हैं। यहाँ पे साइनाइड की जगह पे हम सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले सकते हैं। और इसकी थोड़ी सी फ्लूडिटी को मेंटेन करने के लिए, चूंकि लिक्विड है, फ्लूडिटी अच्छी रहे, तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे बाथ का, जिसमें आपका स्पेसिमेन रखा गया है, साइनाइड रखा गया है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 750 से लेके 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वहाँ पे इसको हम 30 to 60 मिनट तक रखते हैं। और ये टाइम भी डिपेंड करता है कि आप इम्पीजमेंट कितना आपको चाहिए, कितने डेप्थ तक आप उसको इम्पीज करना चाहते हो। इन जनरल ये 0.15 mm तक होता है, डेफिनेटली डिपेंड करता है कितने टाइम तक रखोगे। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा,
इसके बाद इसको आपको ध्यान देना है, जो स्टील यहाँ पे बनेगा जो साइनाइडिंग के बाद होगा उसको हमको क्विंच करना पड़ता है, या तो ऑयल क्विंचिंग कर लो आप या तो फिर वाटर क्विंचिंग कर लो, डिपेंड करता है कि आपको डिजायर प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए या कितना हार्डनेस चाहिए, उस हिसाब से हम इसका क्विंचिंग करते हैं। या फिर उसके बाद ये क्विंचिंग करने के बाद ज़रूरत पड़ी तो आप टेम्परिंग भी कर लो। इन सब के बाद आपका मटेरियल तैयार हो जाता है। ये जो प्रोसेस है कार्बोराइजिंग से फास्ट होता है। कार्बोराइजिंग में आपने देखा ज़्यादा टाइम तक रखना होता है उसको, ये थोड़ा फास्ट होता है और यहाँ पे सरफेस फिनिश की भी टेंशन नहीं रहती है। जो भी पार्ट होता है उसको सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट फर्दर नहीं होती है। एक चीज़ है, अगर आपको इम्पैक्ट लोडिंग चाहिए तो ये प्रोसेस आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की कुछ चीज़ें चेंज है बस यहाँ पे। इसकी भी वियर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी फेयर होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, फटीग स्ट्रेंथ भी ठीक होती है, रेजिस्टेंस। अब ये सारी कंपैरिजन की प्रॉपर्टी हैं। जैसे हमने कहा था कि हार्डनेस सबसे ज़्यादा किस में होती है, नाइट्राइडिंग में होती है। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भी मीडियम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज एज हार्डनिंग इज जनरली अप्लीकेबल टू, किस में होता है भाई, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल। बेसिकली जो एज हार्डनिंग होती है ना वो हम नॉन फेरस मेटल में करते हैं, बट केवल नॉन फेरस मेटल में करते हैं ये सही नहीं है, बट मोस्टली नॉन फेरस मेटल में करते हैं। जो फेरस मेटल होता है उसमें हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बेसिकली फॉलो कर लेते हैं, नॉन फेरस मेटल में हम ये चीज करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस मटेरियल को हम हीट करते हैं और क्या होता है, हीटिंग के बाद जब कुछ टाइम के लिए इसको हम रखते हैं उस टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिंपल भाषा में समझें तो आपके यहाँ बारिश होती है। बारिश क्यों होती है भाई, इन्वायरमेंट से जो एयर है उसमें से पानी अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ मटेरियल कह सकते हो आप, कुछ इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, कुछ टेम्परेचर पे कुछ हीट करने के बाद जब उस टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं तो वो प्रेसिपिटेट होके बाहर हो जाते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेशन है अगर वो रूम टेम्परेचर पे होता है तो उसे हम एज हार्डनिंग कहते हैं। अगर वो रूम टेम्परेचर पे होगा तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम एज हार्डनिंग कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रोसेस हैं ये नॉन फेरस मटेरियल में फॉलो किया जाता है। आप चाहो तो फेरस एलॉय में भी कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको हम नॉन फेरस में फॉलो करते हैं। नॉन फेरस मटेरियल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एल्युमिनियम में, कॉपर में, जिंक में, मैग्नीशियम में, इन सारे के एलॉय में हम बेसिकली ये जो एज हार्डनिंग का प्रोसेस है इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ देयर आर द बैड इफेक्ट इन द स्ट्रेन हार्डनिंग ऑन द कोल्ड फॉर्म पार्ट देन द पार्ट मस्ट बी, क्या करोगे आप उसका एनलिंग कर दोगे। कहीं पे कोल्ड हार्डनिंग कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गई हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसका एनलिंग कर देते हो। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन सभी के आंसर हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।